नमस्कार। आज का हमारा विषय महाप्राण निराला के काव्य में प्रकृति चित्रण। महाप्राण निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अपने प्रकृति चित्रण के माध्यम से एक अलग रूप में जाने और पहचाने जाते हैं। कवि मन बहुत सुकुमार होता है, प्रकृति के साथ सीधा तादाद में स्थापित करता है, प्रकृति के साथ जीता है, प्रकृति के साथ मरता है और प्रकृति का प्रत्येक तत्व कवि के मन में स्थायी भाव के रूप में स्थापित हो जाता है। और यही कविता, यही प्रकृति कविता के माध्यम से कवि के काव्य में उतर जाती है। विभिन्न रूपों में कवि के काव्य में प्रकृति दिखाई देती है। आलम्बन रूप में, उद्दीपन रूप में, रहस्यात्मक रूप में, बहुत सारे रूपों में प्रकृति कवि के काव्य में दिखाई देती है। तो महाकवि निराला का काव्य भी इससे अछूता नहीं है। चाहे वो संध्या सुंदरी हो, जूही की कली हो, बादल राग हो या कोई अन्य उनकी रचना हो, आपको बहुत खूबसूरत तरीके से प्रकृति चित्रण इसमें देखने को मिलता है। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के उन प्रमुख कवियों में माने जाते हैं जिन्होंने छायावाद के साथ साथ यथार्थवाद को भी अपने काव्य के माध्यम से समाज के सामने प्रस्तुत किया। आज हम उनके प्रकृति चित्रण पर बात कर रहे हैं क्योंकि बीए पार्ट 3 के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में यह प्रश्न बनता है निराला को लेकर कि उनके काव्य में प्रकृति चित्रण को स्पष्ट कीजिए। बात कर रहे हैं निराला के प्रकृति चित्रण की। तो निराला के प्रकृति चित्रण को हम 7-8 बिंदुओं में विभाजित करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इन बिंदुओं को बता देता हूं कि कौन कौन से 7-8 बिंदु हैं उनके प्रकृति चित्रण के। सबसे पहले है आलंबन रूप में प्रकृति चित्रण, दूसरे नंबर पे है उद्दीपन रूप में प्रकृति चित्रण, तीसरे नंबर पे आता है उपदेशात्मक रूप में प्रकृति चित्रण, फिर अलंकारिक रूप में प्रकृति चित्रण, फिर आता है पृष्ठभूमि के रूप में प्रकृति चित्रण, फिर आता है रहस्यात्मक रूप में प्रकृति चित्रण, इसके बाद प्रतीकात्मक रूप में प्रकृति चित्रण और फिर प्रकृति का मानवीकरण के रूप में प्रकृति चित्रण। निराला के काव्य में मानवीकरण का जो प्रकृति का रूप है वो बहुत खूबसूरत बना है। हम अभी विस्तार से इस पर बात करेंगे जब एक एक बिंदु को उठाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आलंबन रूप में प्रकृति चित्रण। निराला के काव्य में प्रकृति जो है आलंबन के रूप में प्रस्तुत हुई है और आलंबन के रूप में निराला ने प्रकृति को जो अपने काव्य में उतारा है, सहज सुंदर तरीके से, सहज भाव के रूप में, सहज मानवीय प्रकृति के रूप में निराला ने आलंबन रूप में प्रस्तुत किया है। देवी सरस्वती के प्राकृतिक आलंबन के रूप में चित्रण बड़ा सुंदर उन्होंने प्रस्तुत किया है। साथ ही संध्या सुंदरी के समय भगवान सूर्य का उन्होंने बहुत अच्छा आलंबन के रूप में चित्रण किया है। क्षितिज से दूर जाते हुए सूर्य की जो उन्होंने छवि उपस्थित की है अपने काव्य में, देखते ही बन पड़ती है। और संध्या, जैसे जैसे सूर्य क्षितिज से दूर जाता है वैसे वैसे संध्या सुंदरी धीरे 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 आकाश से उतरती दिखाई देती है। यह केवल निराला कर सकते थे। उनकी संध्या सुंदरी की पंक्तियां देखिए कि दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। कितना सुंदर वर्णन है, आलंबन रूप में भी और मानवीयकरण रूप में भी, दोनों रूपों में संध्या सुंदरी का वर्णन बहुत खूबसूरत बन पड़ा है निराला के काव्य में। तो इस तरह हम देखते हैं कि प्रकृति का यथावत वर्णन भी किया जा सकता है, लेकिन निराला ने उसका यथावत वर्णन न करते हुए उसको बहुत खूबसूरत तरीके से आलंबन रूप में प्रस्तुत किया और आगे जाकर प्रकृति का अगाध प्रेम उनके मानवीकरण में परिवर्तित हो गया। यह भाव उनकी बहुत सारी कविताओं में, जैसे कि प्रकृति वेला, जूही की कली, आप इन सारी कविताओं में यह आलंबन रूप में दिखाई देता है।
दूसरी विशेषता है, दूसरा जो इसका बिंदु है वह है उद्दीपन रूप में प्रकृति का चित्रण। देखिए, प्रकृति ने सदैव उद्दीपन का काम किया है। प्रेम को जागृत करने में प्रकृति का बहुत महत्वपूर्ण हाथ है। एक सामान्य परिस्थिति में और एक प्राकृतिक सौंदर्य की परिस्थिति में, दोनों परिस्थितियों में प्रेम की परिणति की परिभाषा ही बदल जाती है। आप कल्पना कीजिए, मेघ गरज रहे हैं, बारिश रिमझिम करके बरस रही है, मोर नाच रहे हैं, कोयल कूक रही है, पपैया कूक रहा है। ऐसे समय में कोई निष्ठुर हृदय ही होगा जिसके मन में प्रेम की कोपलें नहीं फूटेंगी। तो निराला ने अपने काव्य में उद्दीपन रूप में इन सारे तत्वों को आरोपित किया है। यह निराला की विशेषता है। उन्होंने संध्या सुंदरी में जो उद्दीपन रूप में प्रस्तुत किया, देखिए प्रकृति को, कि अर्धरात्रि की निश्चलता में हो जाती सब लीन, कवि का बढ़ जाता अनुराग, विरहा कुल कमनीय कंठ से आप निकल पड़ता था तब एक विहाग। अर्थात श्रृंगार, संयोग श्रृंगार में भी और वियोग श्रृंगार में भी प्रकृति का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। जब, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि प्रकृति जब सापेक्ष रूप में गरजते बादल, बरसते मेघ, नाचता मोर, कूकती कोयल हो, तो निष्ठुर हृदय में प्रेम जागृत होता है। ये सापेक्षता है। लेकिन जब गरजते बादल, बरसते मेघ, कूकती कोयल, गाता पपैया और नाचता मोर विपरीत परिस्थिति में होता है, तो विरह का भाव जागृत हो जाता है और विरह और अधिक बढ़ जाता है। जब किसी नायिका का नायक उसके पास नहीं होता, उसका प्रिय नहीं होता, तो ये सारी चीजें विपरीत असर पैदा करती हैं। तो कविता में निराला ने जहां आलंबन रूप में प्रस्तुत किया प्रकृति को, वहीं उद्दीपन रूप में भी उन्होंने प्रकृति को प्रस्तुत किया। ये निराला ही कर सकते थे। अगला बिंदु है उपदेशात्मक रूप में। देखिए, कवि चाहे वीरगाथा काल का हो, आदिकाल का हो, भक्ति काल का हो, रीति काल का हो या आधुनिक काल का हो, कवि हमेशा अपने दायित्वों का पालन करता है। वो समाज को उपदेश देता है, अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए वो समाज को सिखाता है, पढ़ाता है, बताता है। और कवि निराला ने अपने प्रकृति चित्रण के माध्यम से समाज को उपदेश दिया। उपदेशात्मक रूप से उन्होंने अपने काव्य को प्रस्तुत किया और उन्होंने बहुत तरीके से बादल राग कविता में या आपकी झरना कविता ले लीजिए, उसमें उन्होंने अपने उपदेशात्मकता को प्रस्तुत किया प्रकृति के माध्यम से। यह तेरी रणतरी भरी आशाओं से, घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, उर्मे पृथ्वी के आशाओं से, नवजीवन को ऊंचा सा सिर ताक रहे हैं ए विप्लव के बादल। अर्थात उपदेशात्मक रूप में कवि ने अपनी कविता के प्रकृति को कविता में उतारा है और अपने कर्तव्य का पालन किया है। अगला बिंदु है अलंकारिक रूप में प्रकृति को प्रस्तुत करना। देखिए, रीति काल से लेकर आधुनिक काल तक प्राय सभी कवियों ने कविता को अलंकारिक रूप में प्रस्तुत किया है और ये कोई नई बात नहीं है। हर कवि ने इसको उसी रूप में प्रस्तुत किया, चाहे वो बिहारी हो, चाहे वो घनानंद हो, चाहे वो छायावाद के दूसरे कवि महादेवी हो, जयशंकर प्रसाद हो, और प्रकृति के सुकुमार कवि चाहे पंत जी हो। तो फिर निराला उससे अछूते कैसे रहते? निराला ने भी अपने कवि धर्म का पालन करते हुए प्रकृति को अलंकारिक रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने अपनी कविता संध्या सुंदरी को ले लीजिए, कविता झरना को ले लीजिए, उसमें प्रकृति को बहुत सुंदर ढंग से, अलंकृत ढंग से अलंकारों में प्रस्तुत किया और उसके लिए उन्होंने रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, श्लेष, यमक सभी अलंकारों का प्रयोग उन्होंने बहुत खुलकर किया। और देखिए एक उदाहरण कि बिखरी छूटी सफरी अलकें, बिखरी छूटी सफरी अलकें, निष्णात नयन नीरज पलकें। अर्थात कवि की कल्पना देखिए आप, शब्दों के सौंदर्य के साथ और शब्दों की सरलता के साथ। ये कवि बिहारी ही कवि निराला ही कर सकते थे। उनके काव्य की
जो प्रकृति चेतना है, प्रकृति का जो स्वरूप है, वो इसमें प्रस्तुत हुआ है। अगला बिंदु है पृष्ठभूमि के रूप में भी उन्होंने प्रकृति को इस्तेमाल किया है। प्रकृति चित्रण में को पृष्ठभूमि, किसी भी घटना की पृष्ठभूमि बनाने के लिए प्रकृति को उन्होंने काम में लिया है, प्रकृति का सहारा लिया है और अपनी भावनाओं को कार्य व्यापार में प्रस्तुत करने के लिए, पृष्ठभूमि में प्रस्तुत करने के लिए प्रकृति चित्रण का सहारा निराला ने लिया और बहुत खूबसूरत तरीके से लिया। वे चाहे तुलसीदास हो, चाहे राम की शक्ति पूजा हो या कोई और कविता हो, वे अपनी पृष्ठभूमि को प्रकृति के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं, जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर, ए विप्लव के वीर, चूस लिया है उसका सार, हाड मात्र है आधार। सब कुछ तो चूस लिया, हाड बचे हैं केवल, वही आधार है। तो कवि ने पृष्ठभूमि तैयार की है और पृष्ठभूमि में भी उन्होंने प्रकृति को आरोपित कर दिया, प्रकृति का सहारा लिया। अगला बिंदु है रहस्यात्मक रूप से। देखिए, प्रकृति और रहस्य दोनों एक साथ हैं, चोली दामन है, सिक्के के उल्टे सीधे पहलू हैं, लेकिन प्रकृति के साथ रहस्य को जोड़ा बहुत कम कवियों ने है और उन कम कवियों में से एक श्रेष्ठ कवि हैं महाप्राण निराला। महाप्राण निराला जब रहस्यात्मक रूप से प्रकृति चित्रण करते हैं तो वे कहते हैं, तुम तुंग हिमालय शंग और मैं चंचल गति सुर सरिता, तुम विमल हृदय उच्छ्वास और मैं कांत कामनी कविता। कवि ने अपनी भावनाओं को आरोपित करने के लिए बहुत सुंदर तरीके से रहस्यात्मकता को प्रकृति के माध्यम से काव्य में आरोपित किया। चंचल लहरें, चंद्रमा, सूर्य, तारा, नक्षत्र, उपवन, सागर, नीलाकाश आदि, ये सारे जितने भी तत्व हैं जो रहस्य की गणना में आते हैं, जिनको रहस्यात्मक माना जाता है, कवि ने अपने प्रकृति चित्रण में इन सभी तत्वों को उतार लिया और इनको अपने काव्य में प्रयोग में लिया और अद्भुत चमत्कार उत्पन्न किया। अगला जो इनका बिंदु है वो प्रतीकात्मक रूप में प्रकृति का जो चित्रण कवि ने किया बहुत अद्भुत है। कवि ने प्रतीकात्मक रूप से छायावाद की समस्त प्रवृत्तियों में ये बात देखने को मिलती है। प्राय सभी कवियों में प्रतीकात्मक रूप में प्रकृति का चित्रण हुआ है। तो कवि निराला भी प्रकृति चित्रण की इस विधा से अलग नहीं रह सकते थे। वे कहते हैं, उनके बाग में बहार देखता चला गया, कैसे फूलों का उभार देखता चला गया। बहुत खूबसूरत तरीके से उन्होंने प्रतीकों का इस्तेमाल करते प्रतीकात्मक रूप से अपने प्रकृति चित्रण को प्रस्तुत किया। और अंतिम बिंदु इसका आता है प्रकृति का मानवीकरण। प्रकृति का मानवीकरण करने में, मानवीकृत रूप में वर्णन करने में निराला का कोई सानी नहीं था। अगर कहें कि छायावादी कवियों में, और ये कहें कि रीतिकालीन कवियों से लेकर छायावाद के कवियों तक सबसे श्रेष्ठ कोई मानवीकरण करने वाला कवि था प्रकृति का, तो वह था निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इन्होंने अपनी प्राय सभी कविताओं में, चाहे वो संध्या सुंदरी हो, जूही की कली हो, यमुना के प्रति हो या राम की शक्ति पूजा हो, धारा हो, सब में उन्होंने प्रकृति का मानवीकरण किया है, प्रकृति को मानवीकृत रूप में उतारा है। हमने सबसे पहले जब प्रश्न प्रारंभ किया था तब हमने उसके संध्या सुंदरी का वर्णन किया था। एक बार फिर मैं आपको दोहरा देता हूं। दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। संध्या सुंदरी, शाम, सूरज बीत रहा है, सूरज डूब रहा है, सूरज क्षितिज में जा रहा है और सांझ धीरे धीरे ऐसे उतर रही है जैसे एक सदैव स्नाता नायिका धीरे 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 स्नान करके आ रही हो, उसके केशों से पानी की बूंद टप 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 करके टपक रही हो। यह सौंदर्य केवल और केवल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के काव्य में आपको देखने को मिलेगा। तो प्रकृति का सौंदर्य चित्रण जो कवि ने किया मानवीकरण के रूप में, एक उदाहरण मैं आपको और बताता हूं। सखी बसंत आया, देखिए मानवीकरण। सखी बसंत आया, भरा हर्ष वन में, मत्त नवोत्कर्ष छाया, किसलय वसना नव वय लतिका,
मिली मधुर प्रिय उर तरुपतिका, मधुर वृंद बंदी पिक स्वर नभ सर माया, सखी बसंत आया। बसंत का मानवीकरण बहुत खूबसूरत तरीके से कवि ने किया। और बसंत का मानवीकरण जब पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो बसंत एक नायक के रूप में हमारे सामने उपस्थित होता है। बसंत के आने से जो वन में नवोत्कर्ष उत्पन्न होता है, वो एक नव यौवना के यौवन के प्रफुल्लित होने का प्रतीक होता है। तो कवि ने प्रकृति का मानवीकरण बहुत खूबसूरत तरीके से अपने काव्य में उन्होंने किया। और सबसे बड़ा जो उन्होंने वर्णन किया है, जैसे मैं एक और उदाहरण देता हूं कि निर्दय उस नायक ने, जूही की कली का वर्णन है, सोकर उठी, सोकर जागी उठी कली एक नवयौवना की तरह है, और पवन का झोंका एक नायक की तरह है। और उस नवयौवना कली के साथ नायक पवन किस तरह से अटखेलियां करता है, प्रेम क्रीड़ा करता है। कितना सुंदर मानवीकरण कवि ने किया है। देखिए कि निर्दय उस नायक ने निपट निठुराई की, कि झोंकों की झाड़ियों से सुंदर सुकुमार देह झकझोर डाली, मसल दिए गोरे कपोल, और चौंक पड़ी युवती चकित चितवन निज चारों ओर फेर। चकित होकर, आश्चर्यचकित होकर, भयभीत होकर उस युवती ने चारों ओर देखा, कोई देख तो नहीं रहा है, क्योंकि नायक ने जिस तरह से प्रेम क्रीड़ा की, उसके गालों को मसल दिया, उसके लटों को हिला दिया, घुमा दिया, वो अनुपम प्रकृति चित्रण का मानवीकरण कवि ने किया है। तो हम ये कह सकते हैं कि महाप्राण निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपने काव्य में प्रकृति का जो चित्रण किया है, वह रीति काल से लेकर आधुनिक काल के कवियों तक में श्रेष्ठ प्रकृति चित्रण उनका माना जाता है। और सबसे श्रेष्ठ उनका प्रकृति का मानवीकरण है, जो संध्या सुंदरी में भी उतरता है और अन्य दूसरी कविताओं में भी उतरता है। तो इस तरह आप इस प्रश्न को तैयार कीजिए, और इसके साथ साथ एक प्रश्न और तैयार कीजिए, निराला की काव्यगत विशेषताएं, जिसमें उनकी कला पक्ष और भाव पक्ष को बहुत ढंग से, भाव पक्ष में तो प्राय यही सारी बातें आ जाएंगी, कला पक्ष में मैं आपको साथ के साथ बता देता हूं। उनकी भाषा खड़ी बोली थी, उन्होंने मुक्त छंद में कविता की थी, और अपनी भावों में, अपने काव्य में, अपनी कविता में समस्त अलंकारों का बहुत सहज प्रयोग उन्होंने किया था, प्रकृति का मानवीकरण उन्होंने किया था। ये सारी चीज उनके कला पक्ष में आकर यही प्रश्न आपका काव्य सौंदर्य के रूप में परिवर्तित हो जाता है, कला पक्ष जुड़ते ही। बाकी तो आप प्रकृति चित्रण और निराला का काव्य सौंदर्य, इन दोनों प्रश्नों को एक साथ एक प्रश्न के रूप में तैयार कर सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, इसलिए आप इसको तैयार कीजिए। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए, कुछ समझ में नहीं आया पूछिए, और इसको वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करें इसको। नमस्कार।